गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सीमा आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी टास्क पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग फाउंडेशन क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपको थ्योरी बेस्ड चाहिए क्लास तो आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज हम चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ने वाले हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हो सकती हैं, ऐसे कौन कौन से राष्ट्र हो सकते हैं जो पूरे विश्व पे अपना आधिपत्य, अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं शीत युद्ध ख़त्म होने के अमेरिका के वर्चस्व के बाद। ठीक है, तो इसी की पॉइंट्स को हम लोग आज लेकर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। उन्नीस सौ 90 के दशक में दो ध्रुवीयता का अंत के साथ यूरोप में यूरोपीय संघ तथा एशिया में आसियान जैसे संगठनों की प्रासंगिकता बढ़ी। ठीक है, तो जो 1990 का दशक था उसमें दो ध्रुवीयता का अंत होता ही रहा, यानी कि शीत युद्ध का अंत तो हो ही रहा था, पूरी तरीके से 1991 में हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ में विश्व में कुछ और भी बदलाव हो रहे थे, जैसे कि हमने यूरोपीय संघ बना लिया था और एशिया में आसियान जैसे संगठन स्थापित कर लिए थे और इनकी प्रासंगिकता को भी बढ़ावा दे दिया था। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, जो मार्शल योजना थी जो कि शीत युद्ध के दौरान बनाई गई थी, अमेरिका ने बनाया था इसको। इस योजना के तहत जो यहाँ पे यूरोपीय संघ थे, यानी कि जो हमने ऊपर यूरोपीय संघ बनाया था, उस यूरोपीय संघ में यूरोप की जो जनता थी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था अमेरिका। ठीक है, तो मार्शल योजना के तहत आपसे बच्चों ये पूछा जा सकता है कि मार्शल योजना कब बनाई गई थी। तो मार्शल योजना बनाई गई थी 1948 में। आपको MCQs में या वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में भी ये पूछ सकता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा झंडा, गान व स्थापना दिवस है, परंतु इसका कोई संविधान नहीं है। ठीक है, जो यूरोपीय संघ है इसका अपना एक पैसा है, यानी कि मुद्रा है, झंडा है इसका, और इसका गीत है यानी कि गान है, और इसका स्थापना दिवस है, इसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन इसका कोई संविधान नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना होने का पीछे रीज़न यही रहा है कि जो यूरोपीय संघ की जनता थी, वहाँ के कुछ लोग थे, तो वो संविधान के खिलाफ थे कि इस यूरोपीय संघ का अलग से कोई संविधान नहीं होना चाहिए, यूरोप देश का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा को लेकर भी काफ़ी बार नाराज़गी जाहिर की गई है, जो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको बताना है यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। ठीक है, यूरोपीय संघ की GDP और इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, यूरोपीय संघ की GDP और इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा भी बन सकती है। ठीक है, जैसे जो यूरोपीय संघ है इसकी मुद्रा यूरो है, आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में यानी कि ऐसा कौन कौन से राष्ट्र हैं जो वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूरोपीय संघ हो गया, ये GDP की दृष्टि से भी काफ़ी पावरफुल है और इसकी जो करेंसी है उसकी दृष्टि से भी काफ़ी पावरफुल है, यानी कि आर्थिक रूप से भी काफ़ी पावरफुल है, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिक तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत है, पावरफुल है। और इसकी जो यूरो मुद्रा है और इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सभी इसको एक मजबूती प्रदान करते हैं और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में इसका नाम भी दर्ज करते हैं। सैनिक ताकत की दृष्टि से इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है तथा इसमें शामिल दो देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वहाँ पर पढ़ लिया ऊपर कि इसकी मुद्रा कैसी है, इसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक किस तरीके से ये काम कर रहा है। इसके साथ साथ में हम इसकी ताकत के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि जो इसका मिलिट्रियल पावर है वो कितना अच्छा है। तो सैनिक की दृष्टि से भी इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना इसके पास उपलब्ध है। और इसी के साथ साथ में अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो इसमें शामिल दो राष्ट्र हैं ब्रिटेन और फ्रांस, उन दोनों के पास परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। तो एक तरीके से ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और इसी के साथ साथ में सैनिक दृष्टि से ये मजबूत एक संगठन है।
परंतु विदेशी और रक्षा मामलों में इसकी क्षमता सीमित होती है, क्योंकि यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लेकर नाराज़गी जाहिर करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी, हर एक जो कंट्री होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ के लोग हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते। कुछ चीज़ों से तो उनको नाराज़गी होती है या फिर मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही जो यूरोप की जो जनता है वहाँ पर इसकी जो मुद्रा है उस मुद्रा को लेकर वहाँ पर नाराज़गी जाहिर की जाती है कि इसकी मुद्रा यूरो नहीं होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध तथा इसके बाद की गरीबी की मार झेल रहा दक्षिण पूर्व एशिया अपने को संभालने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर यूरोपीय संघ की बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध से यहाँ से हम आसियान के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आए तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें यूरोपीय संघ का नाम लेना है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई संघों का संगठन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और इसके बाद की गरीबी की मार झेल रहा दक्षिण पूर्व एशिया अपने को संभालने की स्थिति में नहीं था। देखिए, जो दक्षिण एशिया का हिस्सा था वहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्योंकि पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, इन तीनों वॉर में पूरी दुनिया ही दो हिस्सों में बटी हुई थी और पूरी दुनिया हिस्सों में बटी थी। और जो छोटे छोटे राष्ट्र थे नहीं चाहते थे युद्ध करना, लेकिन बड़े राष्ट्रों के चंगुल में थे तो उन्हें ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा। इसलिए ये जो छोटे छोटे राष्ट्र थे इनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसी स्थिति को सही करने के लिए यहाँ पर आसियान की स्थापना की गई। 1967 में 5 सदस्य राष्ट्रों द्वारा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ पे 1967 में 5 सदस्य राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान नाम का एक संगठन स्थापित किया, बनाया। ये सदस्य राष्ट्र कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये सभी दक्षिण एशिया के कंट्रीज़ थीं। वर्तमान में आसियान में सदस्य राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और सन 1922 में शामिल सदस्य राष्ट्र तिमोर लेत्से तथा औपचारिक रूप से इसको 2025 में इसका सदस्य राष्ट्र औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया। तो इसमें जो आसियान है इसमें टोटल सदस्य राष्ट्र हैं 11 और स्टार्टिंग में जब इसका संगठन बनाया गया, स्थापित किया गया तो 5 सदस्य राष्ट्र थे और अब 2025 तक इसमें 11 सदस्य राष्ट्र हैं। उन 11 सदस्य राष्ट्रों का नाम यहाँ पर दिया है। तो आपको कभी क्वेश्चंस में 2-3 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि वर्तमान सदस्य राष्ट्रों का नाम बताइए जो भी आसियान में शामिल हैं या उनकी संख्या बताइए। तो आपको संख्या बतानी है 11। ठीक है, इसका मुख्य कार्य सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास करना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या था? सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास करना है। ठीक है, इसका यही मुख्य कार्य है कि जो दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र हैं उनकी जो स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, उन स्थिति को सही करके उन राष्ट्रों में विकास की लहर दौड़ाना है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दी गई है, आसियान की फुल फॉर्म दी गई है यहाँ पर। ठीक है, जिससे आप नोट डाउन करते समय इसको भूल लेना, क्योंकि मैंने बीच में बोला स्टार्टिंग में, लेकिन हो सकता है आपसे रह गया हो। तो यहाँ पर आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका कार्य निष्पक्षता, शांति, सुरक्षा, सहयोग तथा हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? एक तो विकास करना और दूसरा यहाँ पे इन राष्ट्रों में जो भी राष्ट्र इसमें शामिल हैं उन राष्ट्रों को निष्पक्षता देना, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, शांति स्थापित करना, कोई उनके आपस में गृह युद्ध जैसी या फिर अन्य राष्ट्रों से युद्ध जैसी जो है परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो, उनको सुरक्षा देना और उनको सहयोग देना। इसके साथ साथ में हस्तक्षेप को बढ़ावा देना।
कोई भी बाहर की कंट्री उन पर अपनी तरीके से उन पर अपनी मनमर्जी ना चला सके। हाल ही में भारत ने आसियान के 2 राष्ट्र थाईलैंड और सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ठीक है, जो भारत है उसने जल्दी ही आसियान के जो 2 राष्ट्र उसमें शामिल है आसियान में, थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है, इनके साथ में मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत ने 1991 में पूरब की ओर चलो नीति अपनाई, ठीक है, और जिसमें आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। भारत ने जो 1991 में पूरब की ओर चलो नीति अपना ली है, इसके तहत वो जापान, आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं, इसके साथ साथ में जो चीन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्र हैं, जैसे राष्ट्र हैं, उनके साथ उन भारत के संबंध बहुत मजबूत हो गए हैं। ठीक है, चीन, अब हम चीन के बारे में पढ़ रहे हैं कि चीन किस तरीके से सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों में एक तरीके से विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। ठीक है, तो चीन के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं चीन के बारे में। चीन 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद आज़ाद हुआ। ठीक है, चीन, देखिए भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, वैसे ही चीन 1949 में आज़ाद हुआ, भारत के बाद 2 साल बाद। ठीक है, भारत के 2 साल के बाद चीन आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी चीन भारत से ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है। इसका बड़ा भूभाग, विशाल आबादी तथा क्षेत्रीय अवस्थिति के कारण अनुमान है कि 2040 तक यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। देखिए, चीन का जो बड़ा भूभाग है, उसका जो लैंड है, उसकी जो जनसंख्या है, उसका जो विकास करने का तरीका है या विकास करने की दर है, ठीक है, उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक जैसे पहले शीत युद्ध के समय अमेरिका था ना विश्व की बड़ी शक्ति, ऐसे ही चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध जोड़कर अपने एकांतवास को ख़त्म किया। चीन है, देखिए, चीन साम्यवादी प्रणाली को अपनाए हुए है, उसमें एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है, साम्यवाद को अपनाया हुआ चीन ने। लेकिन 1972 में क्या किया उसने अमेरिका के साथ संबंध जोड़ लिया, यानी कि अमेरिका पूंजीवाद को अपनाता है, पूंजीवादी विचारधारा को, तो उस विचारधारा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीन ने अपनाकर अपने एकांतवास को ख़त्म किया और अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। सन 1978 में चीन के नेता देंग श्याओपिंग ने खुले द्वार की नीति को अपनाया। ठीक है, अब ये खुले द्वार की नीति क्या है, यानी कि यहाँ पर पहले जो चीन था वो साम्यवादी प्रणाली को लिए हुए था और किसी दूसरे राष्ट्र से खुलकर व्यापार नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे उसको ना विकास करना स्टार्ट किया तो उसने खुले द्वार की नीति अपनाया, जिससे वह अन्य देशों से आयात निर्यात करता है और कम दर पे करता है। और 1978 में इस नीति को अपनाया गया, इस नीति को अपनाने के समय कौन वहाँ के नेता थे? देंग श्याओपिंग। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस के निर्माण में से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि चीन को व्यापार करना था और व्यापार के नए कानून स्थापित करने थे और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में, मतलब विशेष तरीके से उसे आर्थिक रूप से विकास करना था, इसीलिए उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेस का निर्माण किया और इसी के तहत उसने अपने व्यापार में वृद्धि स्थापित की। औपनिवेशिक काल में भारत तथा इससे पहले भारत चीन कभी आमने सामने नहीं टकराए थे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते समय, किसी भी आइडियोलॉजी को क्लियर करते समय भारत का पर्सपेक्टिव वहाँ पर कैसा है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, इसके साथ साथ में इन वैकल्पिक केंद्रों से भारत के क्या संबंध हैं और भारत इनको किस तरीके से देखता है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औपनिवेशिक काल में तथा इससे पहले भारत चीन कभी आमने सामने नहीं टकराए थे। ठीक है, जो औपनिवेशिक काल था और उससे पहले का जो समय था,
इसमें भारत और चीन कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, कोई उन लोगों ने विदेशी व्यापार नहीं किया था, उनके कोई आर्थिक संबंध स्थापित नहीं थे, चाहे अच्छे हो या फिर ख़राब हो, कोई भी संबंध नहीं थे। लेकिन जब जब भारत आज़ाद हुआ, जब चीन आज़ाद हुआ, तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ कुछ क्षेत्र को लेकर, कुछ कुछ सीमाओं को लेकर यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्थिक संबंध कड़वे हुए। जैसे कि 1962 में भारत पाक युद्ध में भारत को पराजय हासिल हुई और दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आई। ठीक है, 1962 के जो युद्ध हुआ था भारत पाक के बीच में, तो पाकिस्तान को चीन ने सहयोग दिया था। ठीक है, जिसमें भारत को पराजय हासिल हो गई थी, यानी कि पराजय को झेलना पड़ा था। और इसी से भारत पाक संबंध के कारण चीन ने जो साथ दिया था पाकिस्तान का, तो चीन से भी भारत के संबंध कड़वे हो गए थे। लेकिन फिर भी भारत चीन, भारत पाकिस्तान, इनके संबंध हमेशा ही, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो इनके साथ संबंध हमेशा ही कभी अच्छे कभी ख़राब होना तो लाजमी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे इन संबंधों में कुछ हद तक सुधार आ सके। जैसे कि दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने पर इन संबंधों में थोड़ी सी मिठास आई। ठीक है, राजीव गांधी ने 1988 में चीन का दौरा किया, यानी कि वो चीन गए, चीन के नेताओं से मिले, वहाँ की अर्थव्यवस्था को समझा। फिर इसके बाद में 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। अब इसी के साथ में जो 1999 के सन था, 1999 में भारत और चीन के बीच संबंधों को अच्छा करने के लिए दोनों ने आपस में व्यापार किया, जिस व्यापार को 30% पर ईयर की दर से वो बढ़ रहा है। और इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है, यानी कि भारत ने ये पहल उठाई है जिससे चीन के साथ उसके संबंध कुछ हद तक अच्छे हुए हैं। हम थोड़ा सा वर्तमान के बारे में देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट में भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2008 से 2021 के बीच चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और दोनों देशों ने अपने रणनीतिक और सैन्य संबंधों का विस्तार किया। ठीक है, 2008 से लेकर 2021 के बीच में भारत और चीन ने एक दूसरे को काफ़ी सहयोग दिया और इसी के साथ साथ में सहयोग देते देते व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों में भी काफ़ी सुधार दोनों ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे, इस चैप्टर के की पॉइंट्स होते हैं ख़त्म। मिलेंगे नई चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके कि वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।